हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर पेंटोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड कमेंट इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये जितना 4 लाइन्स हमने लिखी हैं, ये आप हर एक कोड में अपने ऐड करते हो, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इन सभी लाइंस का मीनिंग क्या है? सबसे पहली लाइन है हमारी हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसमें हमने stdio नाम की एक हेडर फाइल इंक्लूड की है, जिससे हम चाहते हैं कि इसके अंदर जितने भी प्री रिटन फंक्शंस या कोड्स हैं वो हम यूज करना चाहते हैं इसमें, इसलिए हमने ऐड की है। सेकेंड लाइन है हमारी इंट मेन। ये हमने मेन फंक्शन बनाया है, जिसके भी बाद में पैरेंथेसिस लगा हो वो एक फंक्शन कहलाता है। उसके अंदर हमने प्रिंट एफ हेलो गाइस एंड देन सेमी कॉलन से ये पूरी एक स्टेटमेंट कहलाती है, इसे क्लोज कर रखा है। और यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शन के बाद आप हमेशा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हो एंड देन उन्हें यहाँ पे क्लोज करते हो, तो वो आपके दिखाते हैं स्टार्टिंग ऑफ योर कोड और यहाँ पे दिखाते हैं एंड ऑफ योर जो भी आपने अपने मेन फंक्शन में लिखा है। सबसे लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0 एंड देन क्लोज। रिटर्न तो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया मेन एक फंक्शन है जो अपने अंदर कोड कंटेन करता है। एंड देन प्रिंट एफ हम यूज करते हैं, हम कुछ भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो इसके लिए हम प्रिंट एफ यूज करते हैं। एंड देन हमेशा एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। रिटर्न 0 हमने इसलिए किया है ये बताने के लिए कंपाइलर को कि इस कोड में कोई एरर नहीं है। अगर आप रिटर्न 44 कर रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा आप पहले ही कंपाइलर को बता रहे हो कि इस कोड में एक एरर है या कुछ एरर हो सकती है, जो कि कंपाइलर पहले ही अपने दिमाग में रखेगा। एंड देन आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं हम कैपिटल इंट एंड स्मॉल इंट आर नॉट द सेम इन सी। इसका मतलब होता है अगर आप कैपिटल में इंट लिख रहे हो और आप स्मॉल में लिख रहे हो तो वो बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसमें आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, आप कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकते सी में। क्या आप वेरिएबल्स का नाम, जैसे आपने बताया वेरिएबल इंट, जैसे आपने बताया उनके टाइप, तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो क्या आपको उसकी डेटा टाइप से रिलेटेड या कुछ ऐसा ही देना पड़ेगा? आप सी में वेरिएबल्स का नाम कुछ भी दे सकते हो, बट वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, जो कि जैसे इंट। इंट एक कीवर्ड एक डेटा टाइप है जो हम एज अ फंक्शन यूज करते हैं सी में, तो इसे आप नहीं यूज कर सकते वेरिएबल नेम में, ये एरर दे देगा। एंड ऑल द स्टेटमेंट शुड एंड विद सेमीकोलन, जैसे कि मैंने आपको बताया। कीवर्ड्स आर predefined in C means you just use them via your different libraries or function। जैसे कि हमने शुरुआत में std.io या हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड की थी, जिसके अंदर बहुत सारे आपके कमांड्स कोड्स होते हैं जो कि हम अपने एक प्रोग्राम में यूज करते हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं इन लाइब्रेरीज में, तो इसीलिए हम इन्हें लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होता है आपका स्टेटमेंट में आपके ऑपरेंड को छोड़ के आप ऑपरेंड में आ जाते हैं आपके वेरिएबल्स और फंक्शन, इन सबको छोड़ के आपका जो भी आप लिखते हो। जैसे ये जो प्रिंट एफ है, इसमें जो हमने हेलो गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने लिखा है, ये एक स्टेटमेंट में आता है आपकी। और प्रिंट एफ आपका एक फंक्शन है, तो ये आपकी एक स्टेटमेंट में नहीं आता। और जैसे कि यहाँ पे देखा है स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है सेमीकोलन के साथ, तो इन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं। कोई भी चीज ऑपरेंड्स और फंक्शन को छोड़ के बाकी सब आपका स्टेटमेंट में आता है। अब देखते हैं हम कमेंट्स। कमेंट्स आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट अ प्रोग्राम एंड टू इनहेंस इट्स रीडेबिलिटी। हम कमेंट्स का यूज इसीलिए करते हैं कि अगर कोई पर्सन आपका कोड पहली बार पढ़ रहा है, अगर आप खुद भी अपना कोड जो आपने, आप मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपने बहुत मैक्सिमम
कमांड्स कोड्स यूज किए हैं, तो उसमें आप अगर कभी कुछ दिनों बाद आप उसको दोबारा से रिवाइज या देखने की कोशिश करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने यहाँ पे क्या किया था। तो इसीलिए हम कमेंट का यूज करते हैं उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर जो आपने लिखा है उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखने के लिए। क्योंकि हम कोड को उस कोड कोड की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे किसी ने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है उस फॉर्म में ही लिख पाते हैं हम। आप उसमें ह्यूमन लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, आप कोई वहां पे सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। कमेंट जो होती हैं वो इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर इन्हें पढ़ता ही नहीं है कमेंट्स को, विच आर रिटन इन बिटवीन दीज कमेंट्स एंड आल्सो नॉट शो एरर्स। जब कंपाइलर इन्हें रीड ही नहीं करेगा तो वो इनमें एरर भी नहीं बता पाएगा। जस्ट आपको इसका इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप डबल स्लैश यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है सिंगल लाइन कमेंट। यू एक ही लाइन में आपने कुछ सेंटेंस कमेंट लिखा है वो इसमें आता है। और अगर आपको बहुत सारी लाइंस लिखनी है तो उसे मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं, जो कि स्टार्ट होती है ऐसे एंड बीच में आप यहाँ पे कुछ भी लिखो एंड देन उसे आपको एंड करना होता है ऐसे। तो बेसिकली आपने बताया कि कंपाइलर रीड नहीं करता है उसको, क्या बोलते हैं, कमेंट्स को, तो हम कमेंट्स को यूज ही क्यों करते हैं जब वो रीड ही नहीं कर पा रहा, हमें तो जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अगर आप खुद भी देख रहे हो अपना कोड या फिर कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जिसने आपका कोड पहली बार देखा है, जिसने उसमें कुछ काम नहीं किया उस कोड में, वो देख रहा है, तो कम से कम उसे आइडिया लग जाएगा कमेंट से कि आपने इस लाइन ये लाइन क्यों लिखी है, अगर आप उसके साइड में उसकी कमेंट लिख दोगे। जैसे अगर आपने प्रिंट एफ यहाँ पे, जैसे आपने प्रिंट एफ लिखा है हेलो गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप कमेंट डाल के लिख दो कि दिस लाइन इज टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, तो कोई भी अगर न्यू पर्सन है वो इसे पढ़ रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि ये लाइन क्यों यूज की है हमने। नेक्स्ट वी हैव द यूज ऑफ इंडेंटेशन। हम इंडेंटेशन का यूज क्यों करते हैं? स्पेसिंग न्यू लाइंस इन मीनिंगफुल नेम्स। आप अपनी लाइन में आप अपने कोड को ज्यादा से ज्यादा अच्छा और ज्यादा से ज्यादा स्पेस वाला क्यों बनाते हो? ताकि जब भी आप उसे पढ़ो तो आपको वो साफ साफ दिखे कि आपने क्या लिख रखा है। इसलिए हम स्पेसिंग भी करते हैं उसमें, ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे कि आपने यहाँ पे ये कोड यूज किया है, यहाँ पे ये फंक्शन यूज किया है, इसीलिए हम स्पेसिंग भी देते हैं उसमें। और मीनिंगफुल नेम्स, आप अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप स्कूल के बच्चों के नेम, उनकी आईडी और उनके फोन नंबर्स लिखने हैं आपको, तो आप जो वेरिएबल्स बनाओगे तो वो आपको नेम, आईडी कार्ड और आप फोन नंबर से वेरिएबल अगर आप उसमें बनाओगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा अगर आप उन्हें मीनिंगफुल नेम्स में बनाओ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप उन्हें वेरिएबल्स के नेम आईडी और फोन नंबर के हिसाब से बनाओगे तो अगर आप बाद में भी कभी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नेम्स के अंदर सभी स्टूडेंट के नेम्स ही होंगे, आईडी के अंदर सभी की आईडी ही होगी एंड फोन नंबर के अंदर होंगे सभी के फोन नंबर। तो ये आपके कोड को और मीनिंगफुल बना देता है। ऐसा नहीं कर सकते आप, वैसे कर सकते हो बट वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फिर। अगर आप स्कूल का ही एक प्रोग्राम बना रहे हो और उसमें आपने आपने आपको नेम लिखने थे बच्चों के और उसमें आपने एज वेरिएबल नेम रख रखा है उसका, तो ये आपके लिए खुद दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि अगर आप नेम लिख रहे हो तो आपको नेम यूज करना चाहिए जो कि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा देगा आपके कोड की। कोई पहले टाइम रीड कर रहा है तो उसे भी समझ आ जाएगा, जैसे कि हमने कमेंट्स में कहा था। अगर कोई फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है तो अगर आपका प्रोग्राम देखेगा उसे पता लग जाएगा कि नेम के अंदर आपने सभी स्टूडेंट के नेम डाल रखे हैं। हम ये क्यों चाहते हैं कि हमारा कोड एज मच एज रीडेबल होए? हम ये चाहते हैं कि हमारा कोड एज मच एज रीडेबल हो, ताकि वो हमारे लिए और जो पढ़ रहा है, जो सेकंड पर्सन है वो पढ़ रहा है, उसके लिए भी इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज बनाने के लिए। हाँ, ताकि आप अच्छे से उसे रीड कर सको, तो एक क्लियर व्यू मिल जाए आपको कि इस कोड में हमने क्या कर रखा है, ये प्रोग्राम क्यों बना रखा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस।